नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। ज्ञानवापी सर्वे पर रोक का आखिरी दिन है आज। हाईकोर्ट में आज भी एसआई सर्वे पर सुनवाई होगी। थोड़ी देर में हाईकोर्ट में फिर होगी सुनवाई। सर्वे पर रोक की मांग कर रहा है मुस्लिम पक्ष, तो थोड़ी देर में सुनवाई होगी और फैसला भी आने की संभावना है। तो आज क्या कुछ फैसला आता है, इस पर सभी की निगाहें रहेंगी। तो आज का ये सुनवाई बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। एएसआई सर्वे पर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। थोड़ी देर में हाईकोर्ट में फिर सुनवाई होगी। कल भी इस पूरे मामले पर सुनवाई हुई थी। सर्वे पर रोक की मांग लगातार मुस्लिम पक्ष की तरफ से की जा रही है और इसी को लेकर मुस्लिम पक्ष जो है सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट ने जब सलाह दी कि हाईकोर्ट का रुख किया जाए, तो हाईकोर्ट में ये पूरा मामला है और इस पर लगातार सुनवाई हो रही है। आज भी सुनवाई है, तो 2 दिन का समय मांगा था मुस्लिम पक्ष ने और इसी के तहत आज इस पूरे मामले पर सुनवाई होनी है। और ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा कि आखिर कोर्ट की तरफ से क्या रुख अपनाया जाता है। तो देखिए, ज्ञानवापी विवाद क्या है। करीब 30 साल पुराना है ये ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी विवाद, जहां ज्ञानवापी मस्जिद काशी विश्वनाथ मंदिर के पास है, जिसकी वजह से ये विवाद, जहां हिंदू पक्ष का ये दावा है कि महाराजा विक्रमादित्य ने बनवाया था मंदिर और मंदिर का एक हिस्सा तोड़कर मस्जिद बनाया गया है, ये दावा है। तो इसी के साथ दावा है कि औरंगजेब ने 1669 में कराया था मस्जिद का निर्माण। तो 1991 में स्थानीय पुजारियों ने वाराणसी अदालत का रुख किया था। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता अमन शुक्ला वाराणसी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमन, क्या कुछ अपडेट मिल रही है? देखिए, आज फैसले की घड़ी है, बड़ा दिन है, आज भी सुनवाई होगी। क्या कुछ हो रहा है? क्या ग्राउंड जीरो पर स्थिति बनी हुई, किस तरीके से इंतजार किया जा रहा है? देखिए, इस वक्त मैं वाराणसी के कोर्ट परिसर में मौजूद हूं और हमारे साथ हिंदू पक्ष के अधिवक्ता हैं सुधीर त्रिपाठी जी हैं। और मैं आपको बता दूं कि इस समय जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो हेयरिंग होने वाली है 3:30 बजे करीब, उसका इंतजार हो रहा है। हिंदू पक्ष के अधिवक्ता हैं, इनसे बात करते हैं। सर, 3:30 बजने वाला है, अब से कुछ ही देरी में। हाँ, 3:30 बजे वहाँ पर सुनवाई होगी। जो कल अंजुमन इंतजामिया की तरफ से समय मांगा गया था, 2 दिन की समय कह रहे थे, लेकिन कोर्ट द्वारा उनको आज 3:30 बजे तक का समय दिया गया है, क्योंकि आईएसआई के जो हेड थे आलोक तिवारी द्वारा एक शपथ दिया गया था कि कैसे उन्होंने करेंगे, इसकी जांच की क्या व्यवस्था रखेंगे। इस तरीका से उनका शपथ पत्र पर उन्होंने अपने आपत्ति हेतु समय मांगा, जो कि न्यायोचित था और न्यायाधीश ने उनको समय दिया है। और एक हिंदू पक्ष से न्यायाधीश द्वारा यह भी कहा गया कि आपका पूर्व सर्वे द्वारा जो वीडियोग्राफी फोटोग्राफी हुई है, फोटोग्राफी के कुछ चित्रों को न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए, अवलोकन के लिए, तो वह भी आज प्रस्तुत किया जाएगा। विष्णु शंकर जैन जी द्वारा उसको प्रस्तुत करके साहित्य में रखा जाएगा और इस बहस के बाद फैसला आ जाना चाहिए। तो देखिए, कहीं ना कहीं जो वाराणसी जिला कोर्ट परिसर में भी हिंदू पक्ष के अधिवक्ता और वादिनी जो हैं इंतजार कर रही हैं 3:30 बजे तक का। जी बिल्कुल। देखिए, आज क्योंकि एएसआई ने ये साफ कर दिया है, कोर्ट के सामने ये जानकारी रखी है अमन, कि जो सर्वे होगा वो बिना नुकसान पहुंचाए भी किया जा सकता है। जब ये इतनी महत्वपूर्ण जानकारी रख दी गई है, जिसको लेकर लगातार विरोध मुस्लिम पक्ष की तरफ से किया जा रहा है, तो अब इस जानकारी रखने के बाद क्या कुछ संभावना बरकरार है फैसले को लेकर? देखिए, फैसले को लेके 3:30 बजे जो पक्ष रखेंगे, हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष अपना पक्ष रखेंगे 3:30 बजे। अब फैसले की घड़ी है, जो फैसले की घड़ी है, फैसला जब आएगा तो उसके बाद देखना यही बनता है कि किसकी तरफ से फैसला आएगा। हिंदू पक्ष की तरफ से, हिंदू पक्ष की तरफ से काफी फैसला आएगा जब, तो सर फिर से मिठाइयाँ खिलाई जाएंगी, हर हर महादेव के नारे फिर से लगेंगे और आप लोग फिर काशी विश्वनाथ दर्शन करने जाएंगे। निश्चित हिंदू पक्ष के में जब फैसला आएगा, देखिए पक्ष क्या जांच तो होना चाहिए, ये एक विधिक सम्यक भी है, उचित भी है और हमारा प्रार्थना पत्र है, इसलिए मेरी प्रार्थना पत्र पर फैसला आएगा, इसलिए आप इसको हिंदू पक्ष कह सकते हैं। लेकिन एक जांच होना चाहिए, जिसको आप मस्जिद कह रहे हैं, वहाँ की दीवारें बता रहे हिंदू की दीवार है, पुरातत्व विभाग द्वारा स्पष्ट हो जाएगा कितनी प्राचीन दीवार हैं, कलाकृतियाँ किसी हैं और ये कब का बना हुआ है, इसका मंत्र जो लिखे हो क्या है, ये जो त्रिशूल है, डमरू है और सारी कलाकृतियाँ जो पहले मंदिरों में रहती थी वो है, इसका स्पष्ट जांच हो जाएगा। ये पक्ष में तो आना विपक्ष के लिए ही माना जाएगा, क्योंकि सहयोग करके इसका पदार्थ चलेगा। तो देखिए, कहीं ना कहीं जो है हिंदू पक्ष भी इंतजार कर रहा है, इंतजार की घड़ी पास आ रही है और हिंदू पक्ष की तरफ से
फैसला आएगा। जी बिल्कुल। देखिए हाईकोर्ट आज क्या फैसला देता है, क्या सुनवाई में, क्योंकि दलीलें जो हैं अपनी अपनी रखी जा रही हैं, लेकिन अधिवक्ता से पूछिए अमन, क्या ये और भी ज्यादा इसे आगे बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि लगातार 2 दिन की मांग की गई थी, क्या इससे इस ओर भी हाईकोर्ट ध्यान दे सकता है, क्या कुछ हो सकता है, संभावना क्या क्या है, क्या ऑप्शंस है अभी कोर्ट के पास? क्या लगता है सर कि जैसे मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो 2 दिन की और मांग की गई थी, तो इसको हो सकता है आगे बढ़ाया जाए? मांग इसलिए की गई थी तो मात्र इसको लिंगर करने के लिए, विलम्ब करने के लिए, इसको तरकाने के लिए, क्योंकि जब न्यायाधीश द्वारा पूरी बातों की गौरी की गई कि यह कैसे आप जांच करेंगे, 4 बजे वहाँ हमारे पुरातत्व विभाग के जो नेतृत्व कर रहे थे लोग भी, उनको भी तलब किया गया था कोर्ट में। कोर्ट से उनकी पूरी स्टेटमेंट ली गई कि आप कैसे जांच करेंगे, किस विधि से करेंगे जिससे क्षति न हो। उसके बाद कोर्ट ने उनसे शपथ पत्र भी मांगा और उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे शपथ पर आपत्ति देनी है, समय चाहिए और समय कम से कम 2 दिन का चाहिए, इसलिए समय आज उनको 2 दिन बना देकर क्या 3.5 बजे के लिए दिया गया है। आज जो समय जो दिया गया समय के अंदर आज जाँच शुरू हो जाएगी और हमारा द्वारा और जो हमारे व्यवस्था वहाँ पर हैं उनका जवाब देंगे। बिल्कुल। देखिए महत्वपूर्ण ये पूरा मामला है और लगातार आप नजर बना के रखिएगा। अमन, लौटती हूँ आपके पास, बहुत शुक्रिया। फिलहाल गाजियाबाद के नीतीश कटारा हत्याकांड के मुख्य गवाह को जहर देकर मारने का प्रयास करने के मामले में पूर्व मंत्री डीपी यादव समेत 3 लोगों को बरी कर दिया है। अदालत ने कहा है कि इनके खिलाफ पुलिस पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध नहीं करा पाई है। इसी केस में बीजेपी विधायक सहित 4 आरोपी पहले ही बरी हो चुके हैं। आपको बता दें कि बीते 18 जुलाई 2007 को साहिबाबाद कोतवाली में अजय कटारा ने एक मुकदमा पंजीकृत कराया था। 16 साल बाद डीपी यादव को बरी किया गया है। तो नीतीश कटारा हत्याकांड के गवाह को मारने का प्रयास हुआ था। पूर्व मंत्री डीपी यादव सहित 3 लोगों को बरी कर दिया गया है, उन पर आरोप था, लेकिन इस पूरे मामले में 16 साल बाद डीपी यादव को बरी किया गया है और कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि पुलिस जो है पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध नहीं करा पाई है, यानी कि सबूतों के अभाव के चलते बरी किया गया है डीपी यादव को। तो बड़ा ये पूरा मामला था। 18 जुलाई 2007 को साहिबाबाद कोतवाली में अजय कटारा ने एक मुकदमा पंजीकृत कराया था। चलिए अपडेट ले लेते हैं, हमारे ब्यूरो चीफ निशांत शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। निशांत, क्या कुछ अपडेट? देखिए 16 साल बाद डीपी यादव को बरी कर दिया गया है सबूतों के अभाव के चलते। देखिए कहीं ना कहीं देखा जाए, जो पूर्व मंत्री डीपी यादव थे उनको कहीं ना कहीं नीतीश कटारा हत्याकांड के मामले में अब बरी कर दिया गया है। हालांकि इससे पहले भी बीजेपी के विधायक समेत 4 लोगों को कहीं ना कहीं बरी किया गया था और एमपी कोर्ट के अंदर इसको बरी किया गया है और साफ तौर पर कहा गया है कोर्ट के द्वारा कि कहीं ना कहीं जो साक्ष्य थे वो सही नहीं बताए गए हैं, पर्याप्त साक्ष्य न होने की वजह से बरी कर दिया गया। हालांकि इस पूरे मामले में 18 जुलाई 2007 को साहिबाबाद के कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ था और जिसमें अजय कटारा के द्वारा मुकदमा पंजीकृत कराया गया। हालांकि पूरे 16 साल बाद अब कहीं ना कहीं जो डीपी यादव है इस मुकदमे से बरी हो चुके हैं और इनके साथ साथ 4 लोग अभी बरी हुए हैं इस मामले में, जबकि इसी केस के मामले में 4 लोग पहले भी बरी हो चुके हैं। जो खुद बीजेपी के विधायक थे वो भी बरी हुए थे। बिल्कुल। देखिए इस पूरे मामले में अब नीतीश कटारा हत्याकांड मामले में पूर्व मंत्री डीपी यादव को 16 साल बाद बरी कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया निशांत आपका। दिल्ली से अब खबर, पीएम मोदी का राजस्थान और गुजरात दौरा। आज से 2 दिवसीय राजस्थान दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण करेंगे। गुजरात के राजकोट पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में राजकोट में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निरीक्षण करेंगे। राजकोट में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। तो 28 जुलाई को करीब 10:30 बजे गांधीनगर में कार्यक्रम, महात्मा मंदिर में सेमिकॉन इंडिया 2023 का उद्घाटन करेंगे। तो राजस्थान और गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो 28 जुलाई को करीब 10:30 बजे गांधीनगर में कार्यक्रम होगा। महात्मा मंदिर में सेमिकॉन इंडिया 2023 का उद्घाटन करेंगे। तो पीएम मोदी का राजस्थान और गुजरात का ये खास दौरा। आज से 2 दिवसीय राजस्थान दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे।
तो गुजरात के राजकोट पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो थोड़ी देर में राजकोट में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निरीक्षण भी करेंगे। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष, क्या कुछ अपडेट? देखिए, राजस्थान और गुजरात का ये खास दौरा प्रधानमंत्री का, कई बड़े कार्यक्रम हैं, बड़ी सौगातें भी दे रहे हैं प्रधानमंत्री। चलिए, शायद संपर्क टूट गया है, पीयूष से दोबारा से कोशिश करते हैं। लेकिन खास ये दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजस्थान और गुजरात का, और इस दौरे के दौरान कोशिश यही है कि कई विकास परियोजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री गुजरात वासी और राजस्थान वासियों को देने वाले हैं। तो ये दौरा बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है प्रधानमंत्री का। थोड़ी देर में राजकोट में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निरीक्षण करेंगे, राजकोट में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे और 28 जुलाई को करीब 10:30 बजे गांधीनगर में भी कार्यक्रम निर्धारित है। तो महात्मा मंदिर में सेमिकॉन इंडिया 2023 का उद्घाटन करेंगे। तो पीएम मोदी का राजस्थान और गुजरात दौरा, आज 2 दिवसीय राजस्थान दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण का ये कार्यक्रम निर्धारित है प्रधानमंत्री का। 2024 से पहले राज्यों का दौरा कर रहे हैं प्रधानमंत्री। और इस बीच अपडेट ले लेते हैं, पीयूष तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष, क्या कुछ अपडेट? देखिए, प्रधानमंत्री राजस्थान और गुजरात के दौरे पर हैं और इस दौरान कोशिश यही है कि बड़ी सौगातें, बड़े तोहफे वो लेकर गए हैं अपने साथ, और क्या कुछ खास उनके इस दौरे में? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर पहले चूंकि राजस्थान दौरे पर थे, उस दौरान उन्होंने तमाम सारी बातें भी कही और कहीं ना कहीं कई परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण भी प्रधानमंत्री करते हुए नजर आए। और आज जो किसान सम्मान निधि है उसकी 14वीं जो किस्त है वो प्रधानमंत्री ने जारी की। इस दौरान उन्होंने मंच से सीधे तौर पर संबोधित करते हुए कहा कि जो यूरिया करीब 266 रुपये के आसपास भारत में मिलता है वो पाकिस्तान में इससे ज्यादा मिलता है और अमेरिका में तो 3000 तक इसकी कीमत पहुंच जाती है। तो तमाम बातें प्रधानमंत्री ने मंच से कहा और सीधे तौर पर अशोक गहलोत का जिक्र किया कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा, उनके पैर में शायद थोड़ी बहुत दिक्कत है, इसलिए वो वहां पे नहीं आ पाए। इसके साथ ही गुजरात की अगर हम बात करें तो गुजरात में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफी महत्वपूर्ण दौरा रहने जा रहा है, क्योंकि इस दौरान इंटरनेशनल एयरपोर्ट की भी कहीं ना कहीं सौगात देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। कल भी प्रधानमंत्री का अलग अलग कार्यक्रम तय किया गया है। इस दौरान गुजरात में केंद्र सरकार की जो परियोजनाएं हैं, खासतौर पर गुजरात के विकास के लिए जो चलाई जा रही हैं, उसकी सौगात देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। चूंकि राजस्थान इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि राजस्थान में विधानसभा के भी चुनाव होने वाले हैं और आने वाले दिनों में लोकसभा के भी चुनाव 2024 में होने वाले हैं। तो लोकसभा के चुनाव के दृष्टिगत दोनों ही राज्य काफी महत्वपूर्ण है। चूंकि अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री का ही राज्य है गुजरात की, अगर हम बात करें गुजरात से ही प्रधानमंत्री आते हैं, तो निश्चित रूप से गुजरात में काफी महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री का कहीं ना कहीं ये दौरा माना जा रहा है। इस दौरान ये भी बताया जा रहा है कि वहां पे तमाम लोगों से सीधे संवाद करते हुए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। संभव है कि वहां पे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व यानी कि जो गुजरात बीजेपी है उनके भी कुछ नेताओं से प्रधानमंत्री की मुलाकात हो जाए। तो निश्चित रूप से राजस्थान और गुजरात का काफी महत्वपूर्ण दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहीं ना कहीं माना जा रहा है। बिल्कुल, देखिए, खास ये दौरा है और 24 से पहले और भी ज्यादा महत्वपूर्ण इसे माना जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया पीयूष आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं राजस्थान पहुंचने पर पीएम मोदी ने किसान सम्मान निधि योजना की 14वीं किश्त जारी की है और कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सरकार किसानों के साथ खड़ी है। तो हमारी सरकार किसानों के साथ खड़ी है, किसानों के दुख को हमारी सरकार समझती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये बड़ी बातें, हमारी सरकार किसान भाइयों के पैसे बचा रही है। आज प्रधानमंत्री ने किसान सम्मान निधि की 14वीं किश्त जारी की है और उस मौके पर किसानों से सीधा संवाद भी किया है, संबोधित भी किया है। बीजेपी किसानों के हित में किस तरीके से काम कर रही है, उन तमाम बड़ी उपलब्धियों को भी प्रधानमंत्री गिनवाते नजर आए हैं। तो किसानों को दुख को हम समझते हैं, हमारी सरकार किसान भाइयों के पैसे बचा रही है।
इन तमाम महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया है प्रधानमंत्री ने। ये विशेष बातें आपको बता रहे प्रधानमंत्री की बीजेपी किसानों के हित में ही काम कर रही है। आज ही देश के किसानों के लिए एक नया यूरिया गोल्ड भी शुरू किया गया है। इनके अलावा राजस्थान के अलग अलग शहरों को नए मेडिकल कॉलेज और एकलव्य मॉडल स्कूल का उपहार भी मिला है। मैं देश के लोगों को, राजस्थान के लोगों को और खासकर मेरे किसान भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं। साथियों, राजस्थान में सीकर और शेखावटी का ये हिस्सा एक प्रकार से किसानों का गढ़ है। यहां के किसानों हमेशा ये साबित किया है कि उनकी मेहनत के आगे कुछ भी मुश्किल नहीं है। पानी की कमी के बावजूद यहां किसानों ने धरती से भरपूर फसल लेकर दिखाई है। किसान का सामर्थ्य, किसान का परिश्रम मिट्टी से भी सोना निकाल देता है और इसलिए हमारी सरकार देश के किसान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। साथियों, आजादी के इतने दशक बाद आज देश में ऐसी सरकार आई है जो किसान का दुख दर्द समझती है, किसान की चिंता समझती है। इसलिए बीते 9 वर्षों में भारत सरकार द्वारा लगातार किसान हित में फैसले लिए गए हैं। हमने बीज से बाजार तक किसानों के लिए नई व्यवस्थाओं का निर्माण किया है। नोएडा से अब खबर 200 करोड़ की एफडी मामले में बड़ी कार्रवाई। नोएडा प्राधिकरण की 200 करोड़ एफडी का मामला, जहां सीएफओ मनोज कुमार सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। 3 दिन में संतोषजनक जवाब न देने पर निलंबन की कार्रवाई होगी। शासन को निलंबन के लिए भेजा जाएगा प्रस्ताव। तो एफसी स्वतंत्र कुमार गुप्ता पर अब तक नहीं हुआ है कोई भी एक्शन। अकाउंटेंट रोहित बंसल पर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया है। नए सीईओ के आते ही सीएफओ मनोज सिंह पर एक्शन। तो 200 करोड़ की एफडी मामले में बड़ी कार्रवाई। आगरा में राजस्व वसूली को लेकर संभागीय परिवहन विभाग विशेष अभियान चला रहे हैं। एआरटीओ प्रशासन एनसी शर्मा के निर्देश पर बड़े बकायेदारों पर कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि 50-50 हजार से अधिक राशि के बकायेदारों की वसूली होनी है, जिसको लेकर 2911 बड़े बकायेदारों की सूची बनाई गई है। 11 बाबुओं की राजस्व वसूली के लिए ड्यूटी लगाई गई है, जिसमें एक बाबू को 265 बकायेदारों से संपर्क कर राजस्व की बढ़ोतरी करनी होगी। अब खबर पीलीभीत से है, जहां मुख्यमंत्री की जीरो टॉलरेंस की नीति का रेशम विभाग के कर्मचारी पलीता लगा रहे हैं। बता दें, कर्मचारियों पर लाभार्थियों से योजना में दी जाने वाली धनराशि से 35% कमीशन लेने का आरोप है। 10 साल से जमा हुए हैं। अधिकारी और कर्मचारी घपला करने में लगे हैं। आगरा में बारिश के बाद बदलते मौसम में बीमारियों ने दस्तक देना शुरू कर दिया है। बरसाती बीमारियों के साथ ही नगर में आई फ्लू ने पैर फैला दिए हैं।
नगर में लगभग हर तीसरे परिवार में आई फ्लू का रोगी है। चिकित्सक सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। वहीं आई फ्लू से महिला, बुजुर्ग, युवा और बच्चे सभी पीड़ित हैं। बता दें कि अन्य पीड़ितों ने बताया कि आई फ्लू से पूर्व आंखों में दर्द, खुजली होती है, फिर आंखें लाल हो जाती हैं, सूजन आ जाती है। प्रदेश में लगातार हो रही बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। वहीं सहारनपुर में भी नदियां उफान पर हैं। पानी के चलते बेहट इलाके में कई गांवों का संपर्क कट गया है, जिसके बाद स्कूली बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर नदी का रपटा पार करते दिखाई दिए हैं, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। ये पूरा मामला बेहट तहसील के मझाड़ी गांव के पास का बताया जा रहा है। तो शहर शहर बारिश का कहर है और इस बीच बढ़ते पानी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ाई हैं। स्कूली छात्र जो हैं अपनी जान को जोखिम में डालकर स्कूल जाते नजर आ रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस कदर पानी भरा हुआ है जगह जगह, और बढ़ते पानी के बीच बच्चे इस तरीके से स्कूल जाने को मजबूर है। तो अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता विनीत शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनीत, जो तस्वीरें सामने आई हैं विचलित करने वाली हैं कि बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर स्कूल पहुंच रहे हैं, जबकि स्थिति ऐसी है। चलिए, शायद संपर्क टूट गया। विनीत शर्मा से दोबारा से कोशिश करेंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, आप बने रहिए न्यूज़।